अरे पूरा क्वेश्चन ही चला गया। हम अच्छा क्वेश्चन वो अमोनिया वाला चला गया। हम लोग बात कर रहे थे ये C6 था, H6 था हमारे पास, 15/2 O2 आएगा, यहाँ पे 6 CO2 आएगा, हमारे पास यहाँ पे 3 H2O। अगर हमारे पास यहाँ पे POSC कार्बन पे अप्लाई कर रहे थे तो क्या आ जाता है हमारे पास 6 into 1 मोल ऑफ C6, बस एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास कार्बन पे अप्लाई करें तो कार्बन एक ही है, तो यहाँ पे कार्बन अगर CO2 ले रहे हैं तो बैलेंस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो आएगा 1 into 1 मोल ऑफ CO2। मगर अब अगर ये दिया रहेगा और आपसे CO2 पूछेगा तभी बना सकते हैं। अगर ये दे के अगर आपसे वाटर पूछता तो इसके लिए POC नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें रिलेशन ही नहीं आएगा। तो इसमें लिमिटेशन हमारे पास, बात समझ में आ रहा है कि POC में हमारे पास लिमिटेशन है। हाँ CO2 तो फिर उसके बेसिस पे बना सकते हैं। हाँ अरे जब हमारे पास रिएक्टेंट और जो निकालना है उसका अगर हमारे पास सिर्फ उसी का जो POC अप्लाई करने के बाद अगर सिर्फ उसी का हमारे पास रिलेशन अगर आ रहा है तभी कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा आ जाएगा तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। मगर एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। हो सकता है कि आपको POC लिख देगा कि एक रिएक्शन दे दिया और बोलेगा कि POC का एक्सप्रेशन लिखो, तो उससे हमें लिखना आना चाहिए। तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन की बात करें POC, अगर हम ऑक्सीजन पे अप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन पे अप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन पे अप्लाई करेंगे तो O2 है हमारे पास ऑक्सीजन का, तो यहां पे 1 मोल लेंगे तो हमारे पास 2 मोल क्या होगा ऑक्सीजन, तो ये 2 मोल्स 2 into 1 मोल ऑफ O2। दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन इस केस में भी है और इस केस में भी है, और यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, अगर 1 मोल CO2 लेंगे तो 2, तो ये क्या जाएगा 2 times of 1 मोल ऑफ CO2 प्लस ऑक्सीजन इसमें भी है, और वाटर का 1 मोल लेंगे तो एक ही हो ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मोल ऑफ H2O। क्लियर, बात समझ में आ गया। ये हमारे पास ऑक्सीजन का अगर अमाउंट दिया होता तब हमारे पास ये इसमें POC से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी अमाउंट है और ये भी है, दोनों वेरिएबल है और एक इक्वेशन है। एक वेरिएबल में एक इक्वेशन रहना चाहिए, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्टोइचोमेट्री से सॉल्व करो आराम से आंसर आ जाएगा। नहीं, अरे एक ही, अगर फिर एक और रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। हाँ एक और रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, तभी ना किसी एक को एलिमिनेट करोगे। जैसे x और y 10th में जो बनाते थे तो उसको सॉल्व कैसे करते थे कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे x और y को, या तो हटा x और y में एलिमिनेट कर देते थे या तो फिर सब्स्टिट्यूट करते थे कि x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो उसमें क्या करते थे, एक वेरिएबल एक इक्वेशन बनाते थे, तो फिर यहां पे वही प्रॉब्लम, तो फिर एक और इक्वेशन लाओगे तभी तो सब्स्टिट्यूट करोगे। उससे बेहतर है कि इससे ना बना, आराम से क्या करोगे स्टोइचोमेट्री लगा, बैलेंस रिएक्शंस लिखो, प्रोडक्ट खत्म। क्लियर, बढ़िया भाग है। अब हमारे पास है एक लेबलिंग ऑफ वाटर और H2O2 और हमारे पास एक आएगा H2SO4। चलिए देखो, इससे क्वेश्चंस अभी तक पास्ट ईयर में पूछा नहीं है मगर है सिलेबस में, पढ़ना है आपको। तो अब हमारे पास जो पढ़ेंगे लेबलिंग ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेबलिंग देखेंगे। चलो
जब भी आप देखोगे कभी अगर कॉमर्शियली अगर आपने कोई बॉटल खरीदा, कॉमर्शियली अगर कभी भी आप H2O2 का अगर एक बॉटल खरीदोगे, अगर आपने एक बॉटल खरीदा तो उस पर लेबलिंग रहता है, हमारे पास एक अमाउंट लिखा रहेगा, जैसे अगर हमारे पास X वॉल्यूम ऑफ O2 या X वॉल्यूम ऑफ H2O2, सॉरी X वॉल्यूम ऑफ H2O2, ये टर्म्स मेंशन होता है। ये X हमारे पास पता करना होगा कि ये X क्या होता है। तो जब हमारे पास H2O2 होता है ना, H2O2 एक हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड्स है, ये इजीली डिकम्पोज कर जाता है और इजीली डिकम्पोज करके हमारे पास बनाता है वाटर, काहे मिट रहा है, वाटर और हमारे पास ऑक्सीजन। रिएक्शंस अगर बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, हाफ। तो अगर हमारे पास जब ये मेंशन होगा कि X वॉल्यूम ऑफ H2O2, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम H2O2 का इसका अगर 1 लीटर लेंगे तो हमारे पास X लीटर हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर आपने सुना होगा कि जब भी आप किसी सैलून में जाओ, किसी भी मेल फीमेल किसी में भी जाओगे, तो वहां पे आपको क्या बोलेगा, एक टर्म्स यूज करता है ब्लीच करने के लिए, चेहरा ब्लीच करना है क्या, तो ब्लीचिंग जो होता है वो इसी से करते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ये एक्चुअली में रिएक्शन तो ये अस्टेबल फॉर्म में चेंज हो रहा है, मगर जो एक्चुअली में होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। नेसेंट ऑक्सीजन कहने का मतलब नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक सिंपली ऑक्सीजन एटम होगा। तो वो ऑक्सीजन जो एटम होता है, कि दुनिया में पड़े होंगे कभी भी हमारे पास नोबल गैस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में। तो ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो स्किन में जो हमारे पास डेड सेल होता है या फिर जो भी हमारे पास इम्प्योरिटी होगा उसके साथ वो ऑक्सीजन क्या कर लेता है, कंबाइन कर लेता है, और कंबाइन कर लेगा तो चेहरे को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। या दूसरा यूज करते हैं कि अगर मान के चलो कि जो दूसरा जो यूज करते हैं वो गोरा होने के लिए, जैसे ब्लैक स्पॉट आ गया तो अगर ब्लैक को अगर हटाना है तो उसको कलर फेड कर दो। किसी चीज का अगर कोई कलर नहीं है तो वो क्या है, व्हाइट है। तो सीधा सिंपली हमारे पास वो कलर को हटाने के लिए यूज किया जाता है। अगर ब्लैक स्पॉट हो या कुछ भी हो तो वो उसको ऑक्सीडाइज करके कलरलेस कर देता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर लेता है। तो दूसरा आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, तो वो भी तो वहां पे ब्लीच यूज हुआ। ब्लीच करने का मतलब होता है किसी भी कलर कंपाउंड्स को कलरलेस चेंज कर देना। तो जब कपड़े को धोया भी जाता है तो उसमें यूज किया जाता है ब्लीचिंग। तो उसका मतलब क्या होता है कि आप जो कपड़ा डाल रहे हो उसमें जो कलर होगा वो पूरा कलरलेस हो जाएगा। अगर कभी देखना हो तो अगर कभी आपके पास ब्लीचिंग पाउडर अगर हाथ में आए तो ट्राई करना कि कोई भी आपके पास जो पुराना कपड़ा हो उसके ऊपर आप ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा डाल देना, वहां जहां पे वो गिरेगा ना वहां पे कपड़ा आपका व्हाइट कलर का हो जाएगा, कोई भी कलर का हो। अगर जनरली अगर व्हाइट भी है तो अगर येलोइश कलर का हो गया तो वो उस पर ब्लीच डाल दोगे तो वो व्हाइट कर देगा। अगर आपके पास ब्लू है, ब्लैक है, कोई भी कलर का कंपाउंड, कोई भी कलर का कपड़ा है तो उस पर अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दोगे तो वो आपको कलरलेस में चेंज कर देगा, मतलब व्हाइट कलर में चेंज कर देगा। बस उसमें थोड़ा मोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर में जब किसी में डालोगे तो मॉइस्चर होना चाहिए और कुछ नहीं। अब हमारे पास ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो जनरली हमारे पास इसका मोलारिटी दिया रहेगा, मोलारिटी दिया रहेगा और मोलारिटी से पता करना पड़ेगा कि इसका हमारे पास बोतल में जो एक्स लेबलिंग कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो यहां पे थोड़ा सा समझना, ये इसका मतलब क्या है, हमारे पास 1 लीटर ऑफ H2O2 प्रोड्यूस V लीटर ऑफ O2 गैस। तो अगर हमारे पास जितना स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा X का वैल्यू, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही तो चाहिए। ऑक्सीजन जितना ज्यादा हमारे पास प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा, उतना ज्यादा हमारे पास X का वैल्यू होगा। वही आपको X का वैल्यू लिखना आना चाहिए। और आपको जो देगा वो आपको या तो वेट बाय वेट परसेंटेज दे देगा, या तो आपको कंसंट्रेशन दे सकता है, उसमें कंसंट्रेशन में या तो मोलारिटी देगा या तो फिर नॉर्मेलिटी देगा। तो हम लोग देखेंगे। अब यहां से समझो, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं इसका 1 मोल
जब इसका 1 मोल लेंगे तो इसका हमारे पास कितना प्रोड्यूस होगा, हाफ मोल। हमारे पास इस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या चाहिए, H2O2 का क्या चाहिए, लीटर में चाहिए, और हमारे पास ये कि इसमें भी क्या चाहिए, लीटर में। तो अगर मोल्स को हम लोग चेंज करेंगे सबसे पहला लीटर में, यही था हमारे पास, ठीक है। अब यहां से देखो हमारे पास 1 मोल, इसका हमारे पास क्या करेगा 22.4 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इतना मोल्स हमारे पास, सॉरी इतना लीटर, अगर हमारे पास 22.4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। अब यहां से समझना, यहां से हमारे पास क्या आ गया कि 1 मोल अगर हमारे पास होगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 11.2 लीटर। तो अगर हमारे पास 11.2 लीटर अगर प्रोड्यूस करना है O2 तो हमारे पास 1 मोल लेना पड़ेगा H2O2। अगर हमारे पास हम लोग H2O2 कितना हमारे पास, सॉरी ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, V वॉल्यूम। अगर हमारे पास V वॉल्यूम, तो अगर हम इसको 1 कर दें, अगर हम उसको 1 कर दें तो अगर हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं कि 1 लीटर इसको प्रोड्यूस करने में इसका कितना मोल्स रिक्वायर्ड होगा, 1/11.2। क्या ये बात समझ में आया? इसका अगर इसका हाफ मोल ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस करना है तो इसका कितना लेना पड़ेगा, 1 मोल। अगर इसका हमारे पास मोल को लीटर में चेंज कर दिए तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 मोल को लिख सकते हैं 22.4 लीटर। तो ये क्या आ जाएगा 11.2। तो अगर 11.2 लीटर प्रोड्यूस करना है तो H2O2 कितना चाहिए 1। और अगर हमारे पास इसका 1 लीटर अगर प्रोड्यूस करना है तो इसका कितना चाहिए 1/11.2 मोल्स। अब क्लियर? अब यहां से देखो, अब यहां से समझना मोलारिटी। मोलारिटी को अगर हम अब यहां से हमारे पास यहां से इसका 1 लीटर तो प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे, हम इसका कितना प्रोड्यूस करना चाह रहे। अगर हमारे पास यहां पे हमने लिखा था x, तो यहां पे क्या होगा कि अगर 1 लीटर H2O2 लेंगे तो हमारे पास कितना प्रोड्यूस होगा x लीटर ऑफ O2। तो अगर हमारे पास x लीटर अगर O2 प्रोड्यूस करना है तो अगर ये कितना आ जाएगा हमारे पास x टाइम ऑफ 11.2 मोल। क्या ये बात समझ में आया? अब यहां से देखो, अगर ये बात समझ में आ गया तो आपने क्या पढ़ा था, मोलारिटी बराबर आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब यहां से देखो मोलारिटी बराबर अगर m लिखेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना था H2O2 का x/11.2, x/11.2। हमारे पास वॉल्यूम कितना है टोटल x लीटर। अच्छा, अगर हमारे पास वॉल्यूम नहीं यहां पे 1 लीटर आना चाहिए, कुछ चीज तो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है 1 लीटर करना है, ठीक है x। वॉल्यूम हमारे पास 1 ही लीटर आना चाहिए था, कुछ चीज तो हम छोड़ रहे हैं। फॉर x लीटर ऑफ O2 प्रोड्यूस वी हैव टू नीड x। ठीक है, ये ठीक है। ये यहां पे थोड़ा सा देखना, हमारे पास यहां से हमें जो मोलारिटी पता करना है इसके लिए पता करना है, ये इसके लिए हमारे पास मोलारिटी पता करना है। तो यहां से देखो मोलारिटी बराबर हमारे पास मोल्स कितना हो गया x/11.2। हमारे पास ये वॉल्यूम किसका होगा, हमारे पास ये वॉल्यूम होगा H2O2 का ही। तो अगर हमारे पास बोतल पे लेबलिंग है तो H2O2 का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो मोलारिटी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा x डिवाइड बाय 11.2। तो x बराबर हमारे पास लिख सकते हैं मोलारिटी इंटू 11.2। तो जितना मोलारिटी होगा अगर उसको 11.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अगर हमें मोलारिटी पता है तो उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। अगर हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पता है तो हम पता कर सकते हैं कि H2O2 का मोलारिटी क्या होगा। क्लियर?
ये बात समझ में आया? लिख लीजिए। हाँ बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। यहां पे लिख लेना x क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कि बॉक्स जो हमारे पास बॉटल होगा उस पे x का लेबलिंग क्या होगा, उसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। हाँ बोलो। अगर मोलैरिटी निकालना होगा तो उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ दिया रहेगा। अरे दो ही वेरिएबल है x और m, तो या तो m दे देगा या तो x दे देगा। हाँ अरे बिना दोनों चीज दिए, दोनों में से कुछ नहीं देगा, तुम कैसे निकाल लोगे फिर? नहीं, दो ही तो वेरिएबल है, दो में एक चाहिए। या तो इस टर्म में लिखा रहेगा, इस टाइप के टर्म में लिखा रहेगा, तो फिर वहां से फिर इसी टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, तो वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हारे पास दिया क्या हुआ है। क्लियर? अब यहां से एक और टर्म से, यहां से अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी का अगर बात करेंगे, मोलारिटी की जगह अगर नॉर्मेलिटी अगर निकालना चाहोगे तो इस केस में इसका वैलेंसी फैक्टर आता है वो 2 आता है। कैसे आएगा वो आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ोगे, क्योंकि अभी अगर वो पढ़ाने लगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन है उसमें के लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स तो आपको पहले भी अगर थोड़ा मोड़ा मालूम होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, वही हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस है। मगर उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पूरा नहीं पढ़ा है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहीं तक अभी रख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लिखना, या अच्छा एक नॉर्मेलिटी अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो फॉर्मूला अगर लिखना चाहोगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, हमारे पास वैलेंसी फैक्टर। तो H2O2 का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो हमारे पास होगा 2, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर 2 आ जाएगा। आप मोलारिटी वाला एक्सप्रेशन पुट कर सकते हो, तो वहां से हमारे पास ये रिलेशन यूज कर सकते हो। दूसरा स्ट्रेंथ, एक और टर्म्स होता है। अच्छा आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने स्ट्रेंथ पढ़ाया था क्या? स्ट्रेंथ नहीं पढ़ाया था। स्ट्रेंथ क्या होता है, हमारे पास ग्राम पर लीटर, अच्छा यहां से ग्राम पर लीटर में जो हमारे पास होगा ये कुछ नहीं है, वेट बाय वॉल्यूम है।
वेट जो लेंगे वो ग्राम में, वॉल्यूम जो लेंगे वो लीटर में। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम डिसॉल्व पर लीटर जो होगा उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, आप गौर से देखो तो हमारे पास ऊपर क्या है, W वेट, नीचे क्या है, वॉल्यूम। बस इसको लेना है ग्राम में और इसको लेना है लीटर में। तो यही आपका हो गया स्ट्रेंथ। अब यहां से स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहां से देखो मोलारिटी बराबर हमारे पास क्या, हमने कुछ देर पहले फन से पढ़ा था, अच्छा ठीक है। मोलारिटी बराबर हम लिख सकते हैं वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही पढ़ा था आपने। देखो ये क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। वेट आप किस में लेते थे, ग्राम में लेते थे। वॉल्यूम किस में लेते थे, लीटर में लेते थे। तो ग्राम पर लीटर क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को एस से इंडिकेट करते हैं। तो ये अच्छा यहां पे हम लिख देते मॉलिक्यूलर मास, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो मोलारिटी, ये कैपिटल है, मोलारिटी है हमारे पास, ये W बाय V जो आ जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ। एस से इंडिकेट करते हैं। और नीचे हमारे पास क्या बच गया, मोलर मास। अब मोलर मास जो होता है वो हमारे पास H2O2 का होगा। तो H2O2 का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 32 और 2। तो अगर स्ट्रेंथ निकालना है तो जितना मोलारिटी निकल जाएगा उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 34 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा। यहां वाला ये जैसे देखो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू, जो आपने पढ़ा था मोलारिटी और नॉर्मैलिटी के बीच रिलेशन पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था नॉर्मैलिटी बराबर मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर जो बात कर रहे हैं वो मोलारिटी, जो मोलारिटी या नॉर्मैलिटी बात कर रहे हैं वो किसका बात कर रहे हैं, H2O2 का। ये अभी अब आपको नहीं पढ़ना है कि कैसे ये H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया, अभी बस याद रख लेना है। आपको जब रेडॉक्स बताया जाएगा तब आप देखोगे किसी केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास कैसे वैलेंसी फैक्टर पता करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था एसिड, बेस, सॉल्ट और आयंस का पढ़ा था। एसिड जितना H+ देगा, बेस जितना OH- देगा, सॉल्ट जितना केटाइन या एनाइन पे जितना चार्ज होगा, और आयंस मतलब जितना चार्ज होगा उतना होगा। मगर जब ये जो हम H2O2 की बात करते हैं ये एक रिएक्शंस में है, और इस रिएक्शंस में हमारे पास वैलेंसी फैक्टर कैसे पता करेंगे वो आपको पढ़ना है रेडॉक्स में। अभी फिलहाल ये याद रखना है कि H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2। तो अगर अगर हम वहां से लास्ट वाले फॉर्मूले से मोलारिटी अगर निकाल लेंगे तो क्या यहां से हमारे पास नॉर्मैलिटी नहीं पता कर सकते। अगर हमारे पास मोलारिटी पता चल जाएगा तो 34 से मल्टीप्लाई करके उसका स्ट्रेंथ पता कर लेंगे, बस यही है। तो क्वेश्चंस लिखिए, फाइंड आउट मोलारिटी, नॉर्मैलिटी, फाइंड आउट मोलारिटी, नॉर्मैलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ 10V of H2O2। 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 लिख सकते हो। जैसे देखो बोतल का लेबलिंग क्या था, 10 वॉल्यूम, तो 10 वॉल्यूम को जगह पे 10V। तो X का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, 10। बस यही फॉर्मूला है। तो X का वैल्यू आपको पास 10 दे दिया हुआ है, 10 दे दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं मोलारिटी। हाँ डायरेक्ट ही तो निकालना है, फिर क्या करना है। ये सब तो हमने फॉर्मूला निकालने के लिए डेराइव किया था। फॉर्मूला तो मोलारिटी और स्ट्रेंथ का यही है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था रे, मोलारिटी निकालना है, स्ट्रेंथ दे दिया हुआ है, स्ट्रेंथ आपका वैल्यू दे दिया हुआ 10। अरे वॉल्यूमेट्रिक का स्ट्रेंथ, एस का वैल्यू नहीं। जैसे यहां से देखो क्या, जैसे यहां पे x वॉल्यूम ऑफ H2O2 दिया हुआ है ना, तो x का वैल्यू कितना दे दिया हुआ, 10। कि 1 लीटर H2O2 लेंगे तो 10 लीटर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन गैस। तो ये x का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो मोलारिटी जब निकालेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 11.2, 0.9 के आसपास आ जाएगा। अब जब हमारे पास मोलारिटी पता चल जाएगा 0.9, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8।
क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि जो अगर हमारे पास बोतल होगा ना, बोतल होगा H2O2 का, उसके ऊपर लिखा हुआ लेबलिंग कि हमारे पास अगर जो लेबलिंग है वो लिखा हुआ हमारे पास 10V ऑफ H2O2, सॉरी H2O2 ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर 1 लीटर H2O2 का लेंगे, 1 लीटर H2O2 का लेंगे तो हमारे पास 10 लीटर क्या प्रोड्यूस करेगा, 10 लीटर प्रोड्यूस O2 गैस। तो यही तो आपका था X। तो अब मोलारिटी, जब मोलारिटी बराबर क्या पढ़े थे आपने, पढ़ा था कि X डिवाइड बाय 11.2, X का वैल्यू दे दिया हुआ 10 लीटर, 10 डिवाइड बाय 11.2, ये हमारे पास क्या दे देगा, लगभग अप्रॉक्स लिख सकते हैं 0.9 के आसपास आएगा। अब हमारे पास नॉर्मेलिटी अगर निकालना है तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, या वैलेंसी फैक्टर हमने क्या पढ़ा था 2, मोलारिटी 0.9 इंटू 2 1.8। अगर स्ट्रेंथ की बात किया तो स्ट्रेंथ के बराबर हमने क्या पढ़ा था अभी, मोलारिटी इंटू 34, तो मोलारिटी कितना था 1.8 और सॉरी 0.9, 0.9 इंटू 34। अब यहां से मल्टीप्लाई करो, 9 चौका 36, 6 हाथ में 3, 9 तिया 27, 27 और 3 30, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये आ जाएगा 30.6 ग्राम पर लीटर। और यहाँ तो ये नॉर्मेलिटी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मोल पर लीटर। फॉर्मूला अब हमारे पास एक लास्ट है ओलियम का स्ट्रेंथ, जो हम लोग H2SO4 कर रहे हैं। तो जब मार्केट में आप सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस या लेबोरेटरी पर्पस के लिए जब आप सल्फ्यूरिक एसिड लेने जाते हो तो डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलता, मिलता है आपको ओलियम। अब ओलियम क्या होता है पहले वो जानेंगे और उसका हमारे पास देखेंगे स्ट्रेंथ। हो गया ये? तो सबसे पहले तो ओलियम देखेंगे कि ओलियम होता क्या है। ओलियम, ओलियम क्या है, एक हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर है मतलब कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा। तो मिक्सचर किसका होता है हमारे पास, H2SO4 प्लस SO3 का। इसका किसी भी रेशियो में अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओलियम। अब एक और टर्म्स को भी बोलते हैं ओलियम, कि जब H2SO4 और SO3 रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड्स या एडिशन कंपाउंड्स बनाता है, ये बनाएगा H2S2O7। इसको भी बोलते हैं ओलियम। इसको भी ओलियम बोलेंगे, इसको भी हम ओलियम बोलेंगे। बस अंतर क्या है वो समझना। जब ये ओलियम लिखा रहेगा तो H2SO4 और SO3 1:1 के रेशियो में रहेगा, मगर जब अगर ये फॉर्म लिखा हुआ है तो ये किसी भी रेशियो में रहे, ये क्या होगा, ओलियम। बात समझ में आया? कंबाइन करेगा तो 1:1 के रेशियो में है ये। अगर ये टर्म्स लिखा हुआ है तब भी ये ओलियम है, मगर इसमें क्या है कि H2SO4 और SO3 1:1 के रेशियो में। देखो तो इन दोनों को तो सिंपली ऐड ही किए हुए हैं। हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2, सल्फर यहां पे 1, सल्फर 1, 1 1 2, ऑक्सीजन 4 और यहां पे 3 7। तो अगर हमारे पास ये टर्म्स लिखा हुआ तो ये भी ओलियम है, मगर इसमें क्या है 1:1 का रेशियो। और जब ये लिखा हुआ है तो हमारे पास क्या है, कोई भी रेशियो पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? तो ओलियम हमारे पास मिक्सचर है। अगर हम ये बोला जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर होगा। एनी रेशियो
कोई भी रेशियो हो वो ओलियम होगा। और अगर इसमें हमारे पास बोला गया है तो मतलब H2SO4 और हमारे पास SO3 का 1:1 के रेशियो में होगा। तो ओलियम दो केस में पॉसिबल हो सकता है। दो टर्म्स के लिए हमारे पास यूज किया जाएगा कि अगर हम किसी भी मिक्सर में अगर SO3 और H2SO4 है वो ओलियम होगा, या फिर 1:1 के रेशियो में होगा तब भी हमारे पास ओलियम बोलेंगे। अब जो मार्केट में मिलता है जनरली ये मिलता है। अब ये अगर मिलेगा तो उसमें हमारे पास लिखा रहता है स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम वो समझेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम, तो अगर हमने मान के चलो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए हमने अगर परचेज किया ओलियम, तो एक बड़ा कंटेनर होगा, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो बड़ा वाला कंटेनर को क्या बोलते हैं, हाँ ड्रम। ये तो याद है, गोल तो नहीं ना ड्रम में जाने का। तो हमारे पास ड्रम पे एक परसेंटेज लिखा रहेगा, इतना परसेंटेज ऑफ ओलियम। तो अगर हमारे पास जैसे टर्म्स लिखा हुआ है y परसेंटेज ऑफ ओलियम, तो पहला जैसे हमारे पास कैसे लिखा होता है कि x वॉल्यूम ऑफ H2O2, तो उसका मतलब क्या था कि इतना हमारे पास x जो होगा उतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा अगर 1 लीटर लेंगे। तो अगर जब y परसेंटेज लिखा रहेगा तो इसका मतलब हमारे पास पता है क्या होता है कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ ओलियम लेंगे। अच्छा, यहां से एक छोटा सा और समझना कि जो ओलियम से हम लोग क्या बनाते हैं, H2SO4। अगर H2SO4 लेना है तो H2SO4 डायरेक्ट खरीदते नहीं है, ओलियम लेते हैं। तो ओलियम में हमारे पास क्या होगा, H2SO4 होगा प्लस हमारे पास SO3 होता है। अब इसमें हम लोग जो ये तो हमारे पास पार्ट हो गया ओलियम, ये हमारे पास पैकेज में होगा। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, पानी। अगर पानी ऐड करेंगे तो ये क्या होगा वो समझना, ये पानी ऐड करेंगे तो ये बनता है हमारे पास H2SO4। गौर से देखना, SO3 और वाटर को ऐड करो, 2 हाइड्रोजन H2, सल्फर एक, 3 और 1 ऑक्सीजन 4। तो जितना हमारे पास पानी ऐड करेंगे तो अगर जितना ओलियम हमारे पास SO3 अवेलेबल होगा, SO3 अब अकेला नहीं एग्जिस्ट करता, इसको हमेशा जो रखते हैं वो H2SO4। तो पहले जितना H2SO4 था वो अनरिएक्टेड रहेगा, मगर जो हमारे पास SO3 है जितना पानी ऐड करते जाएंगे वो SO3 किस में चेंज होते जाएगा, H2SO4 में। क्लियर? हमारे पास प्योर H2SO4 का पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होता, वो नहीं करते। हमारे पास क्या होता है, जितना जरूरत है हमारे पास उसके हिसाब से H2SO4 बनाते हैं। जैसे बैटरी में अलग H2SO4 जरूरत होगा, इंडस्ट्रियल अगर कोई दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें अलग कंसंट्रेशन की जरूरत होगा, तो हम ये कंसंट्रेशन खुद से बनाते हैं। क्या करते हैं कि ओलियम लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, तो उसमें पानी डालेंगे तो H2SO4 बनेगा। अब उस H2SO4 में हम इतना ही पानी डालेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या बने, H2SO4। तो जब हमारे पास लिखा हुआ है y परसेंटेज ऑफ ओलियम, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास 100 ग्राम अगर हम ओलियम लेंगे, 100 ग्राम ओलियम टेकन टू y माइनस हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर टेकन टू 100 ग्राम ऑफ ओलियम, when 100 gram of oleum is added 100 minus y। अब यहां से देखना, ये जो y परसेंटेज है ये हमेशा 100 से ज्यादा होगा, ये 100 से ज्यादा होगा, 100 से कम हम कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब कम से कम जो वैल्यू होगा 102, 101, तो 100 से ज्यादा। अब 100 से जितना ज्यादा भी हो कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा ये 100 से ज्यादा होगा। तो इस साइड में लिख लेना y जो ग्रेटर देन होगा वो हमारे पास 100 होता है। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम 100 ग्राम इस सैंपल का लेंगे, जो ओलियम होगा अगर 100 ग्राम लेंगे और उसमें 100 माइनस y ग्राम हमारे पास H2O ऐड करेंगे, कि हमने 100 ग्राम लिया, अगर हमारे पास 100 माइनस y ग्राम H2O ऐड करेंगे तब हमारे पास y ग्राम H2SO4 फॉर्म होगा। समझना, फिर से क्या बोल रहे हैं, हमने क्या किया कि 100 ग्राम अगर हम सैंपल लेंगे ओलियम का, उसमें y 100 माइनस y, ये 100 से ज्यादा होगा, तो 100 माइनस y अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये y परसेंटेज
सॉरी, जो y परसेंटेज था उतना ही हमारे पास क्या होगा, ये उतना ही ग्राम हमारे पास क्या देगा, H2SO4। इस चीज को समझना। अगर ये 109 ग्राम लिखा हुआ है, 109 ग्राम लिखा हुआ है, मतलब 100 ग्राम ओलियम लेंगे तो 109, सॉरी हमारे पास उल्टा लिख दिए हुए, ये y माइनस 100 आएगा, तो 109 माइनस 100 9 ग्राम आएगा, तो 9 ग्राम पानी ऐड करेंगे तो H2SO4 कितना बनेगा, 109 ग्राम। जैसे इसी चीज को समझना, थोड़ा सा ही समझना है और पूरा क्वेश्चंस करना है जो आप नहीं करते। देखो यहां से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होगा वो SO3 होता है कि H2SO4 तो H2SO4 में रहा, चेंज क्या हो रहा है, SO3। तो SO3 का जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, पानी डालने के बाद H2SO4 में चेंज होगा। तो जैसे अगर हमारे पास ये रिएक्शंस किसका हो रहा है, सिर्फ SO3 का, SO3 में हम लोग क्या ऐड करें, H2O, और H2O ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, H2SO4। अब यहां से देखो हमारे पास, अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना हमारे पास H2SO4 बनाना था, y ग्राम। अब यहां से देखो अगर हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन के बेसिस पे स्टैंडर्ड लिखेंगे तो इसका वेट कितना आएगा, 98 ग्राम, 98 ग्राम आएगा, और इसका हमारे पास कितना आएगा, 18 ग्राम, और इसका हमारे पास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 84, यही आना चाहिए, 32 16 32 16 48, नहीं सॉरी 8 2 10 4 3 7 80 आएगा, सॉरी हमारे पास क्या आएगा, 80 ग्राम। तो अगर हमारे पास 98 ग्राम अगर हमारे पास प्रोड्यूस करना है H2SO4, तो हमारे पास ओलियम, उसमें ओलियम में हमारे पास SO3 कितना होना चाहिए, 80 ग्राम। अब हमारे पास जो पता करते हैं वो फ्री हमारे पास SO3 कितना है, इससे हम जो पता करेंगे वो हम पता करते हैं फ्री SO3 या परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, क्योंकि जितना फ्री SO3 होगा वही तो SO3 से किस में चेंज होगा, H2O में। अब हमारे पास अगर हमारे पास इसका अगर y 1 ग्राम अगर प्रोड्यूस करना है, अगर 1 ग्राम प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास पानी कितना जरूरत होगा, या फिर इसकी बात कर लो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100/98 आ जाएगा। और दूसरा, अब यहां से अगर लेबलिंग था हमारे पास y परसेंटेज, तो H2SO4 कितना बना रहे थे, y ग्राम। तो H2SO4 अगर हमें y ग्राम अगर बनाना है तो हमारे पास इसके लिए ओलियम कितना होना चाहिए, 80/98, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और हमारे पास आना चाहिए, एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंजेस और करना पड़ेगा, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, सॉरी हमने इसके बेसिस पे नहीं करना, हमें पानी ऐड कर रहे थे ना, सॉरी पानी हमारे पास पानी के बेसिस पे करना है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 1 ग्राम, सॉरी ये 80 बाय हमारे पास आ जाएगा 18, अगर हम 1 ग्राम पानी ऐड करेंगे तो इसका कितना हमारे पास SO3 होगा, 80/18 ग्राम। हमें पानी कितना ऐड कर रहे थे, y माइनस 100। तो अगर y माइनस हमारे पास अगर 100 ग्राम अगर हम वाटर ऐड कर रहे थे तो SO3 कितना होगा, 100/18 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 100। तो ये जो अमाउंट आया वो पता चलेगा फ्री SO3 का। ये आ गया फॉर्मूला 80/18 y माइनस 100, सॉरी। अब यहां से देखो, यहां पे जब भी हम परसेंटेज की बात करते तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे 100 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम टोटल जो मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं। तो अगर 100 ग्राम में अगर निकाल ही रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगा। जैसे अगर आपका, जब आप मान के चलो कि कोई भी सब्जेक्ट का आप अगर 100 में ही एग्जाम दे रहे हो तो जितना नंबर आएगा उतना ही क्या हो गया, परसेंटेज। तो सेम चीज उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। तो ये हमारे पास पता चल गया कि फ्री SO3 कितना होगा। पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद इसका एक क्वेश्चन देखेंगे।
इसमें दूसरा नहीं, ये ओलियम कहीं लेंगे मतलब, हाँ मतलब H2SO4 का जो हमारे पास जो जनरली जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो ओलियम के फॉर्म में होता है। और ओलियम में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो SO3 है, कि जितना ज्यादा SO3 होगा उतना ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो उतना ज्यादा हमारे पास H2SO4 बनेगा, क्योंकि ये H2SO4 तो पहले से ही है। तो SO3 वो उसमें आएगा कि फ्री SO3 कितना है। अगर किसी का लेबलिंग दिया हुआ है, या तो तुम्हारे पास बोल देगा कि फ्री SO3 हमारे पास परसेंटेज दे दिया हुआ है, तुमसे वहां से पूछेगा लेबलिंग बताओ, या अगर लेबलिंग दे दिया हुआ है तो उसमें SO3 का फ्री परसेंटेज SO3 कितना होगा, ये दो ही चीज पूछेगा। हाँ यही पूछता है। या तो तुमसे पूछेगा कि फ्री SO3 इतना दे दिया हुआ है, उसका लेबलिंग क्या होगा, या तो लेबलिंग अगर इतना है तो परसेंटेज SO3 कितना होगा। कंसंट्रेशन इसमें लेना ही नहीं है। मोलारिटी नॉर्मेलिटी अगर निकालना चाहोगे तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पहला, अगर निकालना भी चाहोगे तो इसमें दो सॉल्यूट है ना, एक सॉल्यूट है ही नहीं, क्योंकि जो ओलियम है उसमें H2SO4 भी है और SO3 भी है। हम जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो एक सॉल्यूट होता है और एक ही हमारे पास सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे दो सॉल्यूट है और वो मिक्सचर है ना, तो इस केस में हम मोलारिटी की बात ही नहीं करते। जल्दी लिखिए। हो गया? थ्योरी इतना ही पढ़ना है। वाई परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। चलिए यहां से देखना, पहले तो हमारे पास एक एग्जांपल से पूरा सेटिस्फाई करेंगे। हमारे पास बस एक एग्जांपल कम से कम कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है 109% ऑफ ओलियम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ ओलियम लेंगे, अगर हमारे पास 100 ग्राम ओलियम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस 100, तो ये 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। तो अगर हमारे पास 9 ग्राम वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास H2SO4 कितना प्रोड्यूस होगा, 109 ग्राम ऑफ H2SO4। अब इस चीज को प्रूव करते हैं। जैसे देखना, सॉरी हाँ, H2O 100 ग्राम हमारे पास ओलियम लेंगे जिसमें 9 ग्राम वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास 109 ग्राम हमारे पास H2SO4। अब देखो सबसे पहले तो यहां से पता कर लो कि परसेंटेज हमारे पास, परसेंटेज ऑफ फ्री ओलियम क्या है, परसेंटेज ऑफ हमारे पास फ्री ओलियम बोल रहे हैं, फ्री SO3, क्योंकि रिएक्शंस कौन करेगा,
SO3 ही करेगा। अगर SO3 करेगा तो हमारे पास कितना था 18/18, हमारे पास y माइनस 100 था, यही फॉर्मूला। यहां से देखो y का वैल्यू कितना दे दिया, y 109, तो हमारे पास 18 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास 109 माइनस हमारे पास 100, तो ये आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 18, यहाँ पे 9, 9 2 जा 18, ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो अब यहां से देखो, अगर हमारे पास इसी चीज को अगर प्रूव करना चाहेंगे तो हमारे पास यहां से देखना रिएक्शंस क्या हो रहा था, SO3 ये हमारे पास रिएक्शंस करेगा वाटर से और ये क्या बनाएगा H2SO4। तो इस स्टेटमेंट को पकड़ते हैं, हमारे पास अगर बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से लिखना चाहेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 98 ग्राम। 98 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कितना चाहिए 18, और ये हमारे पास कितना होगा 80 ग्राम। हमारे पास अबर कितना प्रोड्यूस करना है 109, तो अगर 109 प्रोड्यूस करना है तो पहला 1 के लिए निकाल लो। अगर 1 ग्राम हमारे पास प्रोड्यूस करना है तो ये कितना आ जाता, इसमें 1 ग्राम तो नहीं करेंगे, इसमें हमारे पास एक और लगाएंगे, 80 आ गया ना, ठीक है यहां से देख लो ना। हमारे पास देखो यहां से ये कितना हमारे पास है 80, हमारे पास यहां पे कितना आया 40। अगर 40 होगा तो हमारे पास ये क्या हो गया हाफ मोल है। ये हमारे पास ये 40 ग्राम, ये कितना आ गया 9 ग्राम, ये कितना प्रोड्यूस होगा हमारे पास 49। अब यहां से समझना, ये तो हमारे पास 49 आया, अब ये 49 जो है वो SO3 डालने के बाद H2SO4 प्रोड्यूस हुआ है। हमारे पास पहले से तो कुछ H2SO4 होगा। अगर हमारे पास ये 40 है तो पहले से कितना हुआ होगा 60। अरे टोटल कितना ओलियम ले रहे थे 100 ले रहे थे। ओलियम में क्या है H2SO4 और SO3। हमारे पास SO3 कितना आ गया 40, तो हमारे पास H2SO4 पहले से कितना था 60 और 49 को ऐड करोगे क्या हमारे पास 109 आएगा। तो हमारे पास H2SO4 इन ओलियम ये हमारे पास कितना आ जाएगा 100 माइनस 40 हो जाएगा, ये आ गया 60 ग्राम। तो हमारे पास अगर बोलेंगे हमारे पास टोटल H2SO4 तो हमारे पास H2SO4 ये हमारे पास ओलियम का प्लस हमारे पास H2SO4 ये जो हम बना रहे हैं वो रिएक्शन से बना रहे हैं पानी को ऐड करने के बाद। तो हमारे पास ओलियम में कितना था 60, हमने बनाया कितना 49, ऐड करोगे तो 109 आ गया। क्या प्रूव हो चुका हमारे पास। तो आपको जो आएगा वो जनरली यही आता है। अब छोटा सा एक और बचा इससे कि कितना मैक्सिमम लेबलिंग पॉसिबल है, कि अगर हमारे पास जो लेबलिंग है वो मैक्सिमम कितना पॉसिबल होगा। तो मैक्सिमम लेबलिंग क्या होगा, तो ये जो डिपेंड करता है वो हमारे पास मैक्सिमम लेबलिंग जो अगर हम बात करेंगे तो ये जितना ज्यादा SO3 होगा उतना ज्यादा लेबलिंग होगा। तो अगर ये मैक्सिमम मान ले कि 100% है, अगर SO3 ही हमारे पास 100% मतलब H2SO4 कुछ है ही नहीं, नाक बराबर मतलब 0.0009 या 1, हमारे पास जो SO3 है वो 99.99 उसको अप्रॉक्स 100 मान सकते हैं। तो हमने माना कि अगर हमारे पास फ्री SO3 जो होगा वो 100% है तो यहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगा 122.5 आना चाहिए। बढ़िया आ गया। अरे घर में लिखते रहना ना, पहले समझ ले। मैक्सिमम लेबलिंग ऑन ओलियम। तो मैक्सिमम जो y का वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, हमारे पास SO3 पर, कि SO3 का हमारे पास अमाउंट। तो अगर हम ये मान ले कि फ्री परसेंटेज फ्री SO3 जो होगा वो हमारे पास कितना होगा 100। तो अब यहां से देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, परसेंटेज फ्री SO3 इज इक्वल्स टू 80/18 y माइनस 100। अब ये कितना मान रहे हो, यही हम मान लो कि 100% हमारे पास अवेलेबल है, तो ये कितना आ जाएगा 80/18 y माइनस हमारे पास 100। तो यहां से क्या आ जाएगा 1800 डिवाइड बाय 80।
ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस 100 इज इक्वल्स टू क्या आएगा y। अब यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से देखो हमारे पास 8 8 एकम 8 8 दूना 16, ठीक है, नहीं 8 नहीं दीजिए 2 टाइम्स हो, हाँ ठीक है, 8 दूना 16, 2 बचेगा 20 आ जाएगा हमारे पास। तो 8 दूना 16 20 हो गया ना, 8 दूना फिर 16, फिर बचेगा कितना 4, 8 बचे 40, 22.5 आएगा। और ये हमारे पास कितना था 100, अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 122.5%। तो y का जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना आ सकता है 122.5। इससे मैक्सिमम वैल्यू नहीं कर सकते, 100 से ज्यादा होगा, मतलब यहां से हमारे पास क्या आया कि y का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 100 से ज्यादा होगा, और कम किससे होगा हमारे पास 122.5। ये बस याद रख लेना। जो y परसेंटेज जो है वो हमारे पास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा SO3 का अमाउंट होगा। तो अगर हम ये कंसीडर करें तो प्री SO3 ही 100% है, मतलब ओलियम में जो हमारे पास है वो SO3 का अमाउंट सबसे ज्यादा ही है, 100% ही है। तो ये अमाउंट लिख रहे हैं कि y SO3 डिपेंड करेगा हमारे पास, y का परसेंटेज डिपेंड करेगा SO3 का कितना अमाउंट है।